हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं कहानी लेके आई हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी ज्यूरर 2 इसकी। यूएस में अभी भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल और सिविल केसेस में ज्यूरी सिस्टम के थ्रू फैसला होता है, यानी कि सोसाइटी में से 12 आम लोगों को चुना जाता है। उनका इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है और उन्हें एज ए ज्यूरी चुना जाता है। अब ये ज्यूरी दोनों साइड के केसेस को सुनते हैं। इसके बाद वो अपना फैसला सुनाते हैं कि कौन जीता या कौन हारा या कौन गुनहगार है। अब इनके फैसले के अनुसार जज क्रिमिनल को सजा सुनाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक थ्रिलर मिस्ट्री केस है जहाँ पे एक लड़की का मर्डर हो जाता है और एक आदमी जो ज्यूरी में होता है उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसका भी इस केस से कोई रिलेशन है। कहानी का एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए उसे आखिरी तक जरूर देखिए। इस कहानी को IMDb पर 7 की रेटिंग है। कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन और एली इस मैरिड कपल को देखते हैं जो घर में बेबी के आने की तैयारी कर रहे होते हैं और इसीलिए एक छोटी सी पार्टी भी रखते हैं। अब पार्टी होने के बाद एली उसे याद दिलाती है कि कल उसे ज्यूरी ड्यूटी के इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसे वो काफी दिनों से टाल रहा था। फिर अब अगले दिन जस्टिन ज्यूरी के इंटरव्यू के लिए वहां चला जाता है। यहाँ पे हर एक आए हुए इंसान का इंटरव्यू लिया जाता है और जस्टिन का क्लीन बैकग्राउंड जानने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद इन 12 लोगों की ज्यूरी को और सबको जज के सामने लाया जाता है। अब यहाँ पे जस्टिन जज के सामने पूरी कोशिश करता है कि उसे ज्यूरी ड्यूटी से हटा दिया जाए, लेकिन जज उसकी रिक्वेस्ट मना कर देती है। इसके बाद सबको इस केस के बारे में बताया जाता है। ये एक मर्डर केस था जिसमें जेम्स नाम के आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड कैंडल को, गवर्नमेंट से फेथ नाम की लॉयर थी जो जेम्स को मुजरिम साबित कर रही थी, वही जेम्स इन सब के लिए मना कर रहा था और रेजनिक उसका लॉयर था। अब चुने गए जूरियर के साथ अगले दिन केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। फेथ ज्यूरी और कोर्ट को बताती है कि पिछले साल 25 अक्टूबर को जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड कैंडल दोनों पार्टी करने के लिए रोडीज हाईवे नाम के पब में गए थे जो क्वेरी रोड पर था। अब यहाँ पे ज्यूरी में बैठे हुए जस्टिन को अचानक से उस रात के बारे में याद आने लगता है और हम बैकग्राउंड देखते हैं जहाँ पब में जेम्स और कैंडल का झगड़ा हो रहा था और साथ ही उनके पीछे जस्टिन बैठा हुआ था। अब यहाँ फेथ ज्यूरी को बताती है कि जेम्स और कैंडल का बार में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान जेम्स ने वहाँ पे कुछ ग्लास वगैरह भी तोड़े थे। अब कैंडल गुस्से में वहाँ से बाहर चली गई थी। बाहर भी उनका बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ और उसी रात जेम्स ने गुस्से में कैंडल को किसी सख्त चीज से मारा था और उसे फिर ब्रिज से नीचे गिराकर वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया था और अगले दिन कैंडल की लाश वहाँ पर मिली थी। इसी दरम्यान जस्टिन को भी याद आता है कि उस रात काफी बारिश हो रही थी और इन दोनों के जाने से पहले ही वो पब से निकलकर अपने गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी एली का उसे मैसेज आता है जो देखने के लिए वो जैसे ही मुड़ा कि तभी उसकी गाड़ी किसी चीज से टकराई थी। वो सुनसान इलाका था। उसने उतरकर आसपास देखा, लेकिन क्योंकि इस इलाके में बहुत ही ज्यादा हिरन और जानवर आया करते थे, इसलिए वो समझे कि किसी जानवर से ही उसकी टक्कर हुई हो और गाड़ी लेकर वो निकल जाता है। अब यहाँ उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने कैंडल को तो नहीं उड़ाया था। खैर अब यहाँ कोर्ट में जेम्स का वकील ज्यूरी को बताता है कि पब के बाद जेम्स सीधा घर गया था और इसीलिए उसके कातिल होने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन पब में बैठे हुए कई सारे लोगों ने इन दोनों के झगड़े को देख लिया था, जहाँ पर जेम्स ने ग्लासेस वगैरह भी तोड़े थे। वो काफी वायलेंट हुआ करता था, यानी गुस्सा आने पर वो किसी को मार भी सकता है। ये सब देखकर अब जस्टिन की हालत खराब होना शुरू हो जाता है। अब ये केस का दूसरा दिन था। आज की सुनवाई खत्म होने के बाद जस्टिन अपने ऑफिस चला आता है और मर्डर वाली रात की सारी डिटेल्स निकालने लगता है। कैंडल की जानकारी निकालता है। वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। रात में उसे नींद भी नहीं आती और बार बार एक्सीडेंट के ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन केस की सुनवाई वापस शुरू होती है। फेथ उस रात में मौजूद एक लड़की को गवाही देने के लिए बुलाती है जो बताती है कि जेम्स और कैंडल अक्सर वहाँ पे लड़ा करते थे और जेम्स कैंडल के साथ कई बार वायलेंट हो चुका है। वो बताती है कि जब कैंडल जेम्स से लड़कर बाहर गई थी तो जेम्स भी उसके पीछे पीछे गुस्से में गया था। इनकी पार्किंग लॉट में भी काफी झगड़ा हुआ था और उसकी इसने वीडियो भी बनाई थी। फिर वो वीडियो सबको दिखाती है। जिसके बाद फेथ पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से भी पूछती है कि कैंडल कैसे मरी, तो वो बताता है कि किसी हार्ड चीज से सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। अब इसके बाद जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके सामने रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी को भी गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, जो बताता है कि 25 अक्टूबर वाली रात को 12 बजे के आसपास गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने किसी को टक्कर मार दी थी। फिर
वो आदमी उतरकर आसपास देखने लगा था। उसे कुछ भी नहीं दिखा, इसीलिए वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया। अब फेथ उससे पूछती है कि क्या वो आदमी यहाँ पर मौजूद है। अब उसी वक्त जस्टिन काफी डर जाता है और नीचे झुक जाता है। तो वो आदमी आसपास देखने के बाद जेम्स को आइडेंटिफाई करता है कि ये वही है। अब इन सब के कारण जस्टिन परेशान होकर अपने लॉयर फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे सारी हकीकत बताता है। जस्टिन ये भी कहता है कि उस दिन मैं पब में गया तो था, लेकिन मैंने कोई भी शराब नहीं पी थी। अब लॉयर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने शराब पी थी या नहीं। अगर तुम अपना जुर्म कबूल करते हो तो तुम्हें करीब 30 साल की सजा होगी, क्योंकि तुमने इससे पहले भी शराब के नशे में एक एक्सीडेंट कर दिया था। अब जस्टिन परेशान होकर वहाँ से घर आता है। अब यहाँ पे कोर्ट में जेम्स को बयान देने के लिए बुलाया जाता है, जो कहता है कि उस दिन हमारा आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ था, दोनों में झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन हर एक कपल में झगड़े होते हैं। उस दिन मेरी गलती थी कि मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने अपने कैंडल को ऐसे नहीं मारा है। पब के बाद मैं सीधा अपने घर चला गया था, ये सोच कर कि मैं अगले दिन कैंडल से बात करके उसे मना लूंगा। अब इसके बाद जस्टिन का लॉयर ज्यूरी को उस रात की एक दूसरी वीडियो दिखाता है, जहाँ पर जस्टिन और कैंडल दोनों भी काफी लवी डवी हो रहे थे, ये साबित करने के लिए कि जस्टिन एक अच्छा पार्टनर भी था। अब उसके गवाही के बाद दोनों तरफ के लॉयर अपना अपना आर्ग्यूमेंट ज्यूरी के सामने रखते हैं, जहाँ पर फेथ कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जस्टिन ने ही कैंडल को मारा है। वही रेजनिक ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जस्टिन ने उसे नहीं मारा है। अब इसके बाद सारा केस ज्यूरी मेंबर के ऊपर था। सारे ज्यूरी मेंबर एक कॉन्फ्रेंस रूम में जमा होकर केस को डिस्कस करने लगते हैं। अब यहाँ ज्यूरी मेंबर में किसी को भी केस के फैक्ट्स को डिस्कस नहीं करना था, उन्हें बस केस क्लोज करके अपने घर जाना था। इसीलिए सभी जेम्स को गिल्टी वोट करना चाहते थे, लेकिन सिवाय जस्टिन के, जो सबको सजेस्ट करता है कि हमें सोच समझकर वोट करना चाहिए, वरना एक इनोसेंट आदमी जेल में जाएगा। लेकिन इस बात से सभी गुस्सा होते हैं, क्योंकि सबका मानना था कि जस्टिन एक अब्यूजिव पार्टनर था, जो कैंडल को कई बार मार चुका है। लेकिन ना चाहते हुए भी अब लोग केस के पॉइंट डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब उनमें से एक आदमी उठता है और कहता है कि मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने ऐसे केसेस कई बार देखे हैं जिसमें पुलिस फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और कोई यहाँ वहाँ के सबूतों पर किसी इनोसेंट आदमी को अरेस्ट करती है। वही दूसरी जूरर कहती है कि हो सकता है कि उस दिन काफी बारिश हो रही थी और अंधेरे में नजर न आने की वजह से किसी और ने ही कैंडल को गाड़ी से उड़ा दिया था और शायद ये हिट एंड रन का केस हो सकता है। अब जस्टिन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही परेशान होता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर बताती है कि उनका समय खत्म हो चुका है। अब उनमें से मौजूद डिटेक्टिव वहाँ से बाहर निकलता है और उस जगह जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर जस्टिन को उस डिटेक्टिव पर शक आने लगता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसी वारदात पर आ जाता है। लेकिन तभी जस्टिन का फोन बजने लगता है और डिटेक्टिव की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन डिटेक्टिव बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इस डिटेक्टिव और जस्टिन इन दोनों ने जेम्स को गिल्टी एज अ वोट नहीं किया था, इसीलिए केस अब लंबा चलने वाला था। इसीलिए शाम को जब दोनों भी लॉयर पब में मिलते हैं तब काफी परेशान थे कि ये केस जल्दी क्लोज नहीं हो रहा है। खैर, अब अगले मंडे डिटेक्टिव जस्टिन को कोर्ट के बाहर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे। लेकिन जस्टिन ही उसे उल्टा पूछता है कि ज्यूरी को ड्यूटी के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना मना है, लेकिन तुम फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब डिटेक्टिव बात घुमाते हुए कहता है कि मैंने अपने साथ उन गाड़ियों की लिस्ट लाई है जिनका अक्टूबर के लास्ट वीक में एक्सीडेंट और रिपेयर हुआ था। अब ये सुन के जस्टिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये टाउन तो था छोटा, तो लिस्ट मिलना इतना भी मुश्किल काम नहीं था। अब डिटेक्टिव उसे कहता है कि हम लोग बैठकर वो गाड़ी ढूंढ निकालेंगे जिससे कैंडल का एक्सीडेंट हुआ था। अब जस्टिन परेशान हो जाता है कि उसने अपने ही पैर पर अब कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए अब वो एक चाल चलता है और जो पुलिस ऑफिसर गुजर रही थी तभी जानबूझकर उसके सामने डिटेक्टिव के पेपर्स गिरा देता है। अब पुलिस वो पेपर उठाने जाती है और देखती है कि इसने उन लोगों की सारी डिटेल्स लाए हैं। दरअसल ज्यूरी के लोगों को कोर्ट के बाहर केस की बात करना या इन्वेस्टिगेशन करना अलाउड नहीं था, इसीलिए अब वो पुलिस ऑफिसर इन दोनों को भी जज के सामने लाती है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और जज उसे ज्यूरी की टीम से निकाल देती है। अब बाहर जाते वक्त डिटेक्टिव फेथ से कहता है कि जेम्स ने कैंडल को नहीं मारा है, बल्कि ये हिट एंड रन का केस है, जिससे
अब फेथ का फेथ भी डगमगाने लगता है। अब उस दिन कोर्ट खत्म हो जाने के बाद फेथ भी अपना खुद का अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और जितने भी लोगों की गाड़ियां पिछले साल अक्टूबर के एंड में एक्सीडेंट और रिपेयर हुई थी, उनके घर जाकर उनसे बात करने लगती है। उसे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिसने एक्सीडेंट किया हो। अब वो उस बूढ़े गवाह के घर भी जाती है और उससे पूछताछ करती है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो बताता है कि पुलिस वालों ने ही उसे जेम्स की तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि कोर्ट में इसे आइडेंटिफाई करो, इसीलिए मैंने जेम्स को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन असल में गाड़ी से कौन उतरा था वो मैंने देखा ही नहीं था, यानी कि उसने झूठी गवाही दी थी। तो यहाँ केस के दौरान ज्यूरी के मेंबर जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अब क्राइम सीन पर जाना चाहते हैं और जज उन्हें नेक्स्ट तारीख देती है। यहाँ दूसरी तरफ एक्सीडेंट वाली गाड़ियों की लिस्ट लेकर पुलिस में से एक घर में पहुँचती है। तब वहाँ पे जस्टिन की पत्नी यानी एली से उसकी मुलाकात होती है। उस वक्त जस्टिन घर पर नहीं था और ना ही फेथ को पता था कि एली जस्टिन की पत्नी है। अब वो उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। तो एली यहाँ पर ओल्ड क्वेरी रोड के बदले में किसी और रोड का नाम लेती है और कहती है वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। अब फेथ को शक तो आता है लेकिन वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। लेकिन उसी शाम को जब जस्टिन घर वापस आता है तब एली बहुत ही परेशान होती है और उसे बताती है कि फेथ यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पे जस्टिन अपना झूठ छुपा छुपा कर थक गया था, इसीलिए वो सीधा सच कह देता है और बताता है कि उस रात मैं भी पब में गया था जहाँ पे मैंने शराब ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने शराब पी नहीं थी। फिर मैं घर आने के लिए निकला और शायद तभी कैंडल यानी उस लड़की से मैं टकरा गया था और शायद मेरी ही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब ये जानने के बाद एली पूरी शॉक हो जाती है, वो रोने लगती है। दरअसल ये वही दिन था जब पिछले साल एली और जस्टिन इन दोनों ने भी अपने जुड़वा बच्चों को खो दिया था और इसीलिए जस्टिन काफी टेंशन में था। अब एली काफी डर जाती है कि अगर जस्टिन को जेल होती है तो उसका परिवार वापस से बिखर जाएगा, लेकिन जस्टिन उसे संभालता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर अब यहाँ पे हम फेथ को देखते हैं जो जेम्स से जेल में मिलने आती है और उसे दोबारा पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। वो सारी घटनाएं वैसे ही दोहराता है जो उसने कोर्ट में बताई थी और कहता है कि मैंने कैंडल को नहीं मारा है। फिर अब अगले दिन की सुनवाई आती है जहाँ पे ज्यूरी की टीम एक्सीडेंट वाली साइट पर जाती है और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। अब वहाँ तहकीकात करने के बावजूद उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलते, इसीलिए वो यही फैसला करते हैं कि शायद जेम्स ही वो क्रिमिनल है और कैंडल को मारने के लिए उसे सजा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जेम्स काफी अब्यूजिव था। जब उसे गुस्सा आता था तब वो वायलेंट भी होता था और ड्रग केस में वो पहले भी जेल जा चुका है, यानी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा थे, तो वो एक आदमी को मार भी सकता था। यही सब लोग समझ बैठते हैं और अपना फैसला जज को सुनाया जाता है कि इस केस में सारे ज्यूरी मेंबर्स ने जेम्स को गुनहगार मानकर गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है। अब जज जेम्स की सजा सुनाने के लिए 2 महीने के बाद की तारीख रखती है। अब कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन के घर में एक बेटी पैदा हुई है, लेकिन वो इस खुशी को ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहा है। अगर कभी भी पुलिस का सायरन सुनाई देता था तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाता था कि कहीं उसे ही पकड़ने नहीं आ रहे। अब 2 महीने के बाद कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। हम लोगों में जस्टिन को भी बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पे जज जेम्स को कैंडल को मारने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन यहाँ पर फेथ को यकीन हो चुका था कि जेम्स अब बेगुनाह है। जब ये फैसला सुनाया जाता है तब पीछे बैठा हुआ जस्टिन पूरा इमोशनल हो जाता है और तभी फेथ की नजर उस पर जाती है जिसे वो देखकर शक में पड़ती है और वो नेट पर सर्च करती है उसका पूरा नाम और उसे पता चलता है कि जस्टिन ही एली का पति है और वो समझ जाती है कि एक्सीडेंट जस्टिन के ही गाड़ी से हुआ था और कैंडल को जेम्स ने नहीं बल्कि जस्टिन ने ही मारा होगा। अब केस की सुनवाई खत्म होने के बाद फेथ बाहर आकर अकेले बैठे जस्टिन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि आज कोर्ट में इंसाफ नहीं हुआ। तो जस्टिन उसे इशारों में कहता है कि जेम्स एक बुरा आदमी है और बुरे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा आदमी गलत हो सकता है लेकिन उस गलती के लिए उसकी पूरी जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कैंडल की कब्र पे आकर फूल चढ़ाता है और उसके बाद अपने घर आता है। अब शाम को वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेल रहा था कि तभी घर की बेल बजती है और दरवाजे पे होती है फेथ, जिसे देखकर वो पूरा चौंक जाता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान को सही और गलत का फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जेम्स एक बुरा आदमी था लेकिन उसने मर्डर नहीं किया था। वही जस्टिन एक अच्छा आदमी था और उसके हाथों से एक गलती हो गई थी।
अब ऐसे मोमेंट पर सही और गलत का फैसला कोई भी नहीं कर सकता और शायद ऐसी सिचुएशन को हालात पर ही छोड़ देना चाहिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है और क्या जस्टिन को अपना गुनाह कबूल करके जेल में जाना चाहिए था। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।